हेलो, कैसे हो सब कोई? यार वो कहावत तो सुनी होगी कि खुद ही को कर इतनी बुलंद कि खुदा भी तुझसे आके पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। सीए करने वालों के लिए ये थोड़ा सा चेंज कर दें तो कितना मजा आ जाए। खुद ही को कर इतनी बुलंद कि सीए इंस्टीट्यूट भी आके पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है, क्या चाहता है तू। फाउंडेशन के एग्जाम्स में दोस्तों अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं एंड आई एम श्योर आपका प्रिपरेशंस फाउंडेशन के लिए बहुत अच्छे से चल रहा होगा। बस कुछ एक बातें को ध्यान रखना है। अब जो दिन बचे हैं, जो समय बचा है, जो मिनट्स बचे हैं, उनको बहुत अच्छे से यूज करना है। टाइम किलर्स जो भी हैं आपके, चाहे वो कुछ ऐसे दोस्त हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे ट्विटर है, चाहे व्हाट्सएप है, वहां से अपने आप को थोड़ा सा दूर करना है। थोड़ा नहीं, बिल्कुल दूर कर लेना है। दिन में 13 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा जो लगे लगा दो दोस्त। एक बार अगर डिस्टिंक्शन से पास हो गए ना तो आईपीसीसी करने के अंदर से मोटिवेशन, अंदर से मोराल अलग ही जगह पे होगा। यूल बी ऑन क्लाउड 9 दोस्त। मैं सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि डिस्टिंक्शन के साथ पास होना है। डू वन थिंग, अपना एक टारगेट बनाओ कि हमको 280 या 300 लाना है। यस, कोई डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्टी सिर्फ हमारे थॉट प्रोसेस में होती है, हमारे सोच में होती है कि हम नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। अकाउंट्स में इतना मार्क्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथ्स इतना 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 लाना है और उसका बना के अपने स्टडी टेबल पे लगा दो आज उसको और सच्चे दिल से मेहनत में लग जाओ एंड ट्रस्ट ऑन व्हाट यू हैव रिटन, यू आर गोइंग टू स्कोर इट। आज और ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूं विच इज अबाउट थ्योरी क्वेश्चंस इन अकाउंट्स। थ्योरी अकाउंट्स में अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर की तो हमेशा आती है। उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ईयर वाइज जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, चैप्टर वाइज, उसके बाद काफी मेहनत करके वो क्वेश्चंस का एक वीडियो लेके आए हैं। डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपके प्रिपरेशंस में बहुत हेल्प करेगा। छोटी सी मेहनत मैंने की है, बाकी सारी मेहनत तो दोस्त आपकी है। आई एम श्योर जितना मैं पढ़ाऊंगा आज आपने डेफिनेटली तैयारी कर ली होगी, बट फिर भी मेरे एंड से कोशिश है कि आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सको। सो हियर वी गो विद द क्लास। जैसे कि बताया ना, अपने अकाउंट्स में 20 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली थ्योरी आई जाता है हर बार। अभी आज के इस क्लास में ना आप लोग को चैप्टर वाइज एंड साथ में ईयर वाइज सेग्रीगेशन कर दिया किस किस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आया हुआ है। पास्ट कुछ ईयर्स का क्वेश्चंस जो आया हुआ है विल बी डिस्कसिंग दोज एंड दैट टू चैप्टर वाइज। तो इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग दैट किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आता है। स्पेशली सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इफ यू सी ना, इट्स कैपिटल एंड रेवेन्यू। इन every term you are getting a question from this chapter. इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है दैट कैपिटल एंड रेवेन्यू को पूरा अच्छे से स्टडी मटेरियल से पढ़ लो। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल अपने बताएं, गीता, कुरान, बाइबल पूरा वही है, उसे पूरा पढ़ ही लेना है। कैपिटल एंड रेवेन्यू के ऊपर मेरा एक वीडियो भी ऑलरेडी आप लोगों को पहले दिया हुआ था। यू वांट यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल। इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी में क्या आता है ना, ट्रू फॉल्स। आपको याद होगा पेपर में पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का ही रहता है विद रीजंस। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 1 मार्क्स इज फॉर ट्रू और फॉल्स, द अदर वन इज फॉर योर रीजन। सो यू कैन नॉट गिव जस्ट ट्रू और फॉल्स दे दिया एंड 2 मार्क्स मिल जाएगा, रीजन भी साथ में देना होगा। एंड रीजन देने के लिए मेरे को थ्योरी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो 20 मार्क्स का थ्योरी अगर दैट मीन्स 20% वेटेज है, बहुत कोई कम बात नहीं है ये, राइट। सो आई स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरी में इन बिटवीन थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा, बोलेंगे मैं हर चैप्टर का थ्योरी को ज्यादा टच नहीं करा, एज्यूमिंग आपने अभी तक तैयारी कर रखी है। जैसे कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, इस चैप्टर में थ्योरी में क्या क्या है, इफ यू रिमेंबर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसेप्ट्स, रेवेन्यू रिसेप्ट्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी के ही बाद में यूनिट्स में कंटिंजेंट एसेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ये सब थ्योरी भी है, उनसे क्वेश्चंस आया हुआ है हर बार, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंगल से क्वेश्चन आया हुआ। लाइक व्हाट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी? जैसे पहला क्वेश्चन है, अ क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परसुइंग through legal process where the outcome is uncertain is a contingent liability. जैसे एक टॉपिक आएगा, I'll try to touch upon that theory as well and then we'll solve the questions, right? Like अपना स्टडी मैटर आपके पास में खोल लो, contingent liability वाला चैप्टर एक बार, right? Open up that chapter. Yes, contingent liabilities. यार contingent liability होती क्या है? एक ऐसे liability, एक ऐसा item rather which is not a liability at present but which may become a liability in future upon happening or non-happening of an uncertain future event. The future event
के होने या न होने पे हो सकता है वो आइटम हमारे लिए लायबिलिटी बन जाए, बन भी सकता है, नहीं भी बने। लाइक अ वेरी कॉमन एग्जांपल इज एन ऑनगोइंग लिटिगेशन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। आपकी कंपनी के अगेंस्ट में किसी ने आपके ऊपर केस फाइल कर रखा है, किसी कंज्यूमर ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कोर्ट में आपके प्रोडक्ट्स के खिलाफ आपकी कंपनी के ऊपर में केस करके रखा है। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं केस किया तो आप एक बार मान जाओगे, आपने भी अपना वकील हायर किया है, आप भी केस को फाइट कर रहे हैं। एज इन द बैलेंस शीट डेट, सपोज आपका बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 22, केस का अभी तक कोई आउटकम, कोई फाइनल नहीं है। आप केस हार भी सकते हैं, केस जीत भी सकते हैं। हार गए तो लायबिलिटी होगी, जीत गए तो लायबिलिटी नहीं होगी। नाउ दिस इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। सपोज वो आदमी आपके 5 लाख का केस ठोक के रखा है, तो ये 5 लाख आपके लिए राइट नाउ प्रेजेंट लायबिलिटी नहीं है। यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट इन द बैलेंस शीट एज अ लायबिलिटी, बट इट इज शोन बीनीथ द बैलेंस शीट एज अ फुटनोट। बैलेंस शीट के बाहर एज अ फुटनोट दैट देयर इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी in of rupees 5 lakh in respect of a case in a consumer court filed for so reason। ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। डिस्क्लोजर इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत से लोग यूज करते हैं। बैंक वाला है, लोन देने के लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करता है। डिबेंचर होल्डर्स है, इन्वेस्टर्स है, क्रेडिटर्स है, इवन आपके एम्प्लॉइज है, इवन आपके शेयर होल्डर्स है, दे ऑल स्टडी योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज किया जाता है ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूजर्स। एक और एग्जांपल कंटिंजेंट लायबिलिटी एनीवन? एक जैसे मैंने बोला पेंडिंग लिटिगेशन कोर्ट ऑफ लॉ। एक और एग्जांपल मोस्ट कॉमन क्लास 11 to 10 करते आ रहे हैं। नो गेसेस? बिल डिस्काउंटेड अवेटेड मैच्योरिटी। बिल डिस्काउंटेड अवेटेड मैच्योरिटी याद आया? ओ ये बोलते याद आ गया। क्या है यार? आपकी बैलेंस शीट डेट मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 31 मार्च 22 है। आपने 1 मार्च को या 15 फरवरी को या 1 फरवरी को, मतलब ईयर एंडिंग डेट से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आपने एक बिल डिस्काउंट कराया था। आपको एक पार्टी से 10 लाख का बिल मिला होता, आपने डिस्काउंट करा लिया था। उस बिल का ड्यू डेट मई में है या जून में या आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, आपने बिल को डिस्काउंट करा लिया। आपने तो अपने अकाउंट्स में एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। बीआर तो आपके बुक्स में नहीं है, अब आपके बीआर के बैलेंस शीट में नहीं है, बट आपको मालूम है बिल एक्शन का चैप्टर किया हुआ है कि ऑन द ड्यू डेट ड्रॉई अगर बिल को डिसऑनर कर देगा तो आपके लिए लायबिलिटी है, बैंक वाला आपसे पैसा लेगा। हाँ या ना? आपने डिस्काउंट कराया था बिल, एंड ड्रॉई अगर पेमेंट कर देता है तो आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो मतलब क्या है? ये भी तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। इट मे बिकम अ लायबिलिटी इफ द ड्रॉई डिसऑनर्स, इट मे नॉट बिकम अ लायबिलिटी इफ द ड्रॉई ऑनर्स। तो ये भी बैलेंस शीट बाहर फुटनोट में लिखा जाता है that there is a contingent liability in respect of a bill of rupees 10 lakh discounted with the bank and awaiting maturity. These are examples of contingent liability. अपने स्टडी मैटर मार्क कर लो, इस थ्योरी को, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इससे रिलेटेड स्टेट क्वेश्चन भी आता है, एंड आपके सामने एक क्वेश्चन जो था मई 22 में आया हुआ, राइट? क्या क्वेश्चन है? A claim that an enterprise is pursuing through legal process where the outcome is uncertain is a contingent liability. True or false? It's true. क्लियर? रीजन देना होगा खाली। रीजन क्या देना है? कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है यही एक्सप्लेन कर दो। एंड सिंस इट इज द आउटकम इज अनसर्टेन, इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। 1 या 2 सेंटेंस के अंदर में आपको अपने रीजन को कंप्लीट कर देना है। आप चाहो तो एक्सटेंड भी कर सकते हो, आप चाहो तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का थोड़ा सा और एक्सटेंडेड, बट आप रीजन तभी लिख पाओगे ना जब आपको उसका थ्योरी मालूम है। दैट क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? इसके देखोगे आप इस चैप्टर से कई सारा क्वेश्चंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकर के आए हैं। वो वाला पोर्शन भी अपने स्टडी मैट में डेफिनेटली निकाल के मार्क किया हुआ होगा पहले से, नहीं तो मार्क कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चारों कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल एंड रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है? जैसे बताया, इसका एक सेपरेट वीडियो भी है आप लोगों को दिया हुआ, वापस से रिपीट करते हैं थोड़ा सा। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपिटल बोलेंगे जैसा जो या तो वन टाइम इन नेचर है, दैट मींस नॉन रिकरिंग इन नेचर, या फिर वो खर्चा ऐसा है जिसके से कोई एसेट बिल्डअप हो रहा है, एसेट परचेज कर, एक्वायर कर रहे हैं आप, या फिर वो ऐसा खर्चा है जिसके चलते एग्जिस्टिंग एसेट का, 3 चीज, एग्जिस्टिंग एसेट का या तो प्रोडक्शन कैपेसिटी सब्सटैंशियली बढ़ जा रहा है, सब्सटैंशियली मींस 20% और मोर, प्रोडक्शन कैपेसिटी सब्सटैंशियली बढ़ जा रहा है, या उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बढ़ जा रहा है, या फिर उसका एफिशिएंसी सब्सटैंशियली बढ़ जा रहा है। एफिशिएंसी बढ़ जाने का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या तो कम हो जा रहा है, आपका रिकरिंग कॉस्ट कट डाउन हो जा रहा है। मैंने क्या बोला? कोई ऐसा खर्चा को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे जो वन टाइम इन नेचर है यार, मतलब नॉन रिकरिंग है, या किसी एसेट को खरीदने के पीछे लगा है, या कोई एसेट को एक्वायर करना, बनाने में लगा है, या किसी एग्जिस्टिंग एसेट पे हमने कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन की है कि उस खर्चे के चलते एसेट का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जा रहा है, एफिशिएंसी बढ़ जा रहा है,
ज्यादा मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जा रहा है या उसका लाइफ बढ़ जा रहा है, ऐसा कोई खर्चा अगर है, दैट इज डेफिनेटली अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हम लोग अकाउंटिंग सेंस की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, बैलेंस शीट में शो किया जाता है। यू हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑन दिस। आपने मशीन परचेज की, आप मशीन अकाउंट डेबिट करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करते, हाँ या ना? मशीन अकाउंट डेबिट करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो उस मशीन को खरीदा, आपने खरीदने के बाद इंस्टॉलेशन तक का जो भी खर्चा लगा, कैरेज लगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगा, इरेक्शन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा, ये सारा खर्चा आप क्या करते हो? मशीन अकाउंट में डेबिट करते हो ना। आप वेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट, इंपोर्ट ड्यूटी अकाउंट डेबिट नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो बैलेंस शीट में आएगा, वो ट्रेडिंग पीएल में नहीं आना चाहिए। अगर मैं मशीन के ऊपर जो कैरेज लगा उसको कैरेज अकाउंट डेबिट कर देता हूं तो ट्रेडिंग पीएल में आ जाएगा। ट्रेडिंग पीएल में सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है नहीं। आपने एक एग्जिस्टिंग मशीन का एक पार्ट चेंज किया, नया मशीन नहीं खरीदा है, पुराना मशीन ही है, उसका काइंड ऑफ रिपेयरिंग ही कराया आपने, बट वो रिपेयर्स करने के चलते मशीन का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया है। उस नया पार्ट को जो लगाए वो पार्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का है, उसके चलते मशीन का प्रोडक्शन कैपेसिटी 25% बढ़ गया है। दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये रिपेयर्स कई तरह का होता है। नॉर्मल रिपेयर्स है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? एक ऐसा खर्चा जो रिकरिंग इन नेचर है, एक ऐसा खर्चा जो एसेट के लाइफ को मेंटेन करने के लिए लगता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग ट्रेडिंग या पीएल में देके राइट ऑफ कर देते हैं। कहने का मतलब है रिपेयर्स इटसेल्फ अगर बोला जाए तो रिपेयर्स इटसेल्फ यू कैन नॉट डिटरमाइन दैट वो रेवेन्यू है या कैपिटल है। हाँ, अगर बोला जाएगा रिपेयर्स टू मशीन तो क्या है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर सिर्फ बोला जाए रिपेयर्स टू मशीन तो यूजुअली इट इज ओनली अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाउएवर अगर ऐसा बोल दे मेजर रिपेयर्स टू मशीन, मेजर रिपेयर्स टू अ प्लांट which will increase the production capacity of the machine by 25%, then that is a capital expenditure. सर ये डिफरेंस क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करना पड़ेगा, एंड अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश करना पड़ेगा। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बैलेंस शीट में आएगा, अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो पीएल में आएगा। व्हाट्स द पॉइंट? ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमारे एग्जाम में भी आए हुए हैं कि आपने मशीन का कोई ऐसा पार्ट चेंज किया जिसके चलते मशीन का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया। यार आपकी एक डीजल कार थी या पेट्रोल कार थी, उसको अभी आपने सीएनजी कार में कन्वर्ट कर लिया, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर। पेट्रोल कार को अगर मैं सीएनजी कार में कन्वर्ट कर लिया, आपका रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। रनिंग कॉस्ट कम हो जाने पर किलोमीटर, दैट इज आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर सीएनजी से पेट्रोल डिपेंड करता है, अगर एफिशिएंसी बढ़ जा रही है, सीएनजी से पेट्रोल कार अगर एफिशिएंसी बढ़ रही है कोई भी सेंस में तो कैपिटल है, तब रेवेन्यू। अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है सर। आप एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं, सो द थिंग्स आर वेरी क्लियर। अब एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना ना, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने में साल, 2 साल, 3 साल टाइम लगेगा। अभी आपको वहां साइट पे सीमेंट एंड अदर जो भी रॉ मटेरियल चाहिए उनके लिए स्टोर करके रखने के लिए कोई जगह नहीं है। आपने टेम्पोररी हट्स बनाया, टेम्पोररी छोटे छोटे हट्स बना दिए ताकि उनके अंदर में सामान रख सकें। उन हट्स को बनाने में 5 लाख रुपए खर्चा लग गया, एंड ऑब्वियसली बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाएगा, उन झोपड़ियों को क्या करोगे आप? तोड़ दोगे। ये झोपड़ियों को बनाने का 5 लाख रुपए खर्चा लगा है, वो क्या है? रेवेन्यू है या कैपिटल है? कैपिटल है, इट्स नॉट रेवेन्यू। अब इसमें भले एसेट बिल्टअप तो नहीं हुआ है, बट एसेट को बिल्टअप करने के लिए वो खर्चा करना जरूरी था, हाँ है ना सर? अभी आपके यहाँ बाहर में मेट्रो रेल का कंस्ट्रक्शन लास्ट 15 साल से चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा, राइट? चोले हमारे यहाँ का फंडा है, कोई बात नहीं। तो वहां जब ये चल रहा था वहां पे बहुत सारे ऐसे टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, अब तो सब तोड़ दिए। बट वो जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स बने हुए थे उन सबका खर्चा कैपिटलाइज करना पड़ेगा मेट्रो अथॉरिटीज को। दिस इज करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सिर्फ अमाउंट के वॉल्यूम पे जाने से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कैपिटल है या रेवेन्यू है। कई एग्जांपल्स है जो आपके बुक से एग्जाम से मैं लेके भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। सिनेमा हॉल मान लेते हैं पीवीआर आपका है मैडम, राइट? अरे वाह, खुश। आप देखते नहीं है ऑब्वियसली, खुद का सामान को यूज नहीं करता है। पीवीआर में आपने अभी देखा दैट डिमांड काफी बढ़ रहा है पोस्ट कोविड, आपने पीवीआर को तो एक्सटेंड किया, राइट? थोड़ा सा जगह और एक्वायर किया, दीवार तोड़ करके अपने 50 जन का सीटिंग कैपेसिटी और बढ़ गया। इसमें आपसे 20 लाख रुपए खर्चा लगा। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? सोच के जवाब देना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज आपका रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ गया है। बस 50 टिकट्स पर शो में ज्यादा बिकेगी, आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया अच्छा खासा, सो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ गया, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर सर सपोज हमारी ऑनरेबल सीएम घूमते घूमते पीवीआर पहुंच गए एक दिन, विदाउट एनी प्रोटोकॉल कहीं पहुंच जाती हैं, अच्छी बात है,
उन्होंने देखा था सिनेमा हॉल में एग्जिट डोर से कमी है, एक एग्जिट डोर और होना चाहिए, एक एग्जिट डोर और होना चाहिए, बिकॉज दिल्ली में उपहार सिनेमा हॉल का कांड हुआ था और हुआ था, काफी सारे लोग जल के राख हो गए थे। उन्होंने बोला एक एग्जिट डोर और होना चाहिए, ऑर्डर पास कर दिया। तो अब आपको एग्जिट डोर वो बनाने में आपका 50 लाख रुपए खर्चा लगेगा। डोर तो बनाने से होगा नहीं ना, सीढ़ी बनाना पड़ेगा, पैसेज बनाना पड़ेगा ताकि लोग निकल सके। 50 लाख रुपए खर्चा हो गया आपका उसमें। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इससे कोई रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा। एग्जिट डोर एक तो एक्स्ट्रा बोल के लोग ज्यादा पिक्चर देखने जाएंगे। आप पिक्चर देखने जाते हो, एग्जिट डोर देखते हो क्या? है भी नहीं, और निकलते टाइम देखते हैं खाली ये किधर है। एग्जिट डोर 2 है या 3 है, फर्क पड़ता है क्या आपको? उसके चलते टिकटें ज्यादा बिकेगी? नहीं बिकेगी। आपको खाली गवर्नमेंट ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए करना पड़ा, जिसके चलते नहीं तो आपका एसेट का लाइफ बढ़ा है, नहीं आपका रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ा, नहीं कुछ और है। तो भले ही हमें वो 50 लाख रुपए लगा है, भले ही वो वन टाइम खर्चा है, भले ही वो नॉन रिकरिंग नेचर है, बट स्टिल वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। Got it? इसी तरह से इस चैप्टर में कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी है, प्लीज वो भी निकाल के देख लो अपनी बुक में आप एक बार। रीडिंग टाइम आपको अभी नहीं दे रहा हूं, रीडिंग टाइम आप आराम से पढ़ते रहना आराम से। कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट मैं स्टेट एग्जांपल्स लेके बात करूंगा अभी। गुड्स बेच के जो पैसा आया वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब ऐसे रिसिप्ट्स यार जो हमारे ट्रेडिंग या पीएल में आएगी, क्रेडिट में। कैपिटल रिसिप्ट्स यार, कैपिटल रिसिप्ट्स ऐसी होती है ना जिसके चलते या तो आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है या आपका एसेट कम हो रहा है। मशीन बेच के पैसा आया, कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। मशीन बेच के पैसा है वो पीएल में नहीं दिखाते सर आप, उसको तो खाली प्रॉफिट लॉस को दिखाते हैं, हाँ या ना? मशीन बेच के जो पैसा है दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। आपने डिबेंचर्स इशू किया, पैसा आया, आपने बैंक से लोन लिया, पैसा आया, आपने शेयर्स इशू किया, पैसा आया, ये सबसे आपकी लायबिलिटी बढ़ी है। कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। शेयर्स इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए, लोन लिए हैं, दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, है ना? गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, आग लगा, उससे जो पैसा मिला, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, ये कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? You know, think about it. चलो 2 एग्जांपल देता हूं तब दिमाग खुल जाएगा। उसी आग में बिल्डिंग भी जल गया था, बिल्डिंग का भी इंश्योरेंस कराया था, बिल्डिंग का भी इंश्योरेंस क्लेम मिला। और एक था स्टॉक जल गया था, स्टॉक का भी इंश्योरेंस क्लेम मिला। दोनों कैपिटल है, दोनों रेवेन्यू, एक रेवेन्यू एक कैपिटल। बताइए नाउ स्टार्ट। सर बिल्डिंग वाला कैपिटल है, स्टॉक वाला रेवेन्यू। सर अभी दिमाग खुल गया, लेकिन पहले स्टॉक वाला सभी कोई कैपिटल बोल रहे थे। तो एग्जाम में दोनों क्वेश्चन नहीं पूछेगा डियर, एग्जाम में तो एक ही पूछेगा, दोनों पूछे, हाँ साहब क्लियर हो गया। बिल्डिंग मशीन डिस्ट्रॉय होकर के जो क्लेम मिल रहा है वो कैपिटल रिसिप्ट है, बिकॉज़ वो एसेट के अगेंस्ट में मिल रहा है आपको। स्टॉक तो यार मेरा रेवेन्यू आइटम है, स्टॉक बेच के पैसा आता है तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है ना यार। तो स्टॉक में बेच नहीं पाया, आग लग गया, इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला, वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। मतलब पॉइंट। चलो अपने आते हैं इसमें, थ्योरी में और भी कुछ है, बट इसमें आता है पॉइंट नंबर क्वेश्चन 2। Amount spent for replacement of worn out part of a machine is a capital expenditure. True or false? I'm sorry guys, majority of you have said it's capital expenditure, but that's wrong. That's a revenue expenditure. Worn out part है, मतलब जो पार्ट खराब हो गया था उसका रिप्लेस किया। बस let us come to an example यार, आपका गाड़ी का पेट्रोल इंजन खराब हो गया था, आपने नया पेट्रोल इंजन लगाया, doesn't matter, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है वो। मैंने क्या बोला सर, अगर आप रिपेयर्स करा रहे हैं, ऐसा रिपेयर्स है जिसके चलते एफिशिएंसी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रहा है, लाइफ बढ़ रहा है, तब कैपिटल है। वन आउट पार्ट रिप्लेस किया सर, एक पार्ट मेरा एसी का खराब हो गया, मैंने उस पार्ट को चेंज किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है अनलेस अनटिल क्वेश्चन में ये मेंशन कर दे दैट इट विल रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट, इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी, इट विल इंक्रीज द लाइफ, ब्ला 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 एंड सो ऑन, इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर अनलेस अनटिल वो मेंशन कर दे। वो मेंशन कर दिया अब तो कैपिटल है, राइट सर? Got the point? So this is how these theory questions are important. सर 2 में 2 है, नहीं 2 में 0 भी है। Got it? सर अभी आपको एक्सप्लेन किया था, राइट? एंड अभी भी आप सो ग्रास्प करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। That means what I mean to say, boss you have to give it time. अब ना ऐसा टाइम आ गया, अब try to avoid your colleges, however attractive for any reason the scenario may be. I know what the attraction is, you know, understand what I mean to say. Please avoid, जितना avoid कर सकते हो। अब पूरा टाइम सीए के पीछे लगा दो। हाँ अनअवॉइडेबल है, क्लासेस वाइज जाना तो बात अलग है, दूसरा वाइज अगर है तो अवॉइड करना शुरू कर दो। कम ट्रैवलिंग टाइम जाता है आपका, ट्रैवलिंग टाइम को छोड़ करके वहां जो अटेंडेंस जो टाइम है वो भी जा रहा है, अब टाइम बहुत लिमिटेड बचा है, पूरा जोर लगा दो यार, एक बार में अच्छे से क्लियर करना अपने को, डिस्टिंक्शन के साथ क्लियर करने में मजा भी लगाएगा। प्लीज ट्राई डूइंग इट। सो क्या है आंसर, भूल गया मैं। रेवेन्यू है मतलब फॉल्स है, ट्रू है? फॉल्स है, राइट? रीजन, it does not increase the production capacity or efficiency in any way, it is recurring in nature, in that sense you have to write. Clear? Next, number 3, come on, you should try it yourself.
So finally number 3 में we have got a common answer everyone, false. Reason, working expenses कम हो रहा है तो वो जो खर्चा है that is not a revenue expenditure, that is a capital expenditure. कई बार क्या होता है ना एग्जाम में, सर अगर आपको रीजन नहीं समझ में आ रहा है ना, आप उसी सेंटेंस को जोड़ तोड़ के लिख दो आप अपने रीजन के साथ, मतलब अपने लॉजिक के साथ. कैसे? पहले तो फॉल्स लिखना है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में रीजन देना है. नेक्स्ट लाइन में अमाउंट स्पेंड टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंसेस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जो आपने जो लिखा बकवासी किया देखा जाए तो, राइट सर? बट ठीक है ना, आपने 2-4 वर्ड्स को यूज किया ना सर, मिनिमाइज को रिड्यूस किया ना सर, आपने रेवेन्यू, ये तो पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. चलेगा सर. हाँ, उस टाइम और क्या करोगे, मार्क्स नहीं भी मिलेगा और क्या करोगे उस टाइम? आप बगल वाले को देखोगे तो वो भी तो वैसा मिलेगा. तो सबसे पहले बात तो इस बगल वाले की थ्योरी पे जाना ही बंद कर दो यार. अगल बगल वाले, अगर आप भी वैसी भरोसे जा रहे हो, बगल वाले वैसी भरोसे आ रहे हैं, सभी के सारे का भीख मांगे तो दातार कौन बनेगा यार? अभी जैसे ये बात आई ना, सबके सामने ये क्वेश्चन आना शुरू हो गया, सर चीटिंग हो सकता है क्या, पेपर अलग आता है क्या, सर साथ में बैठ सकते हैं क्या, सर बातें कर सकते हैं, कोई तो भी यहाँ पूछ रहे, सर स्मार्ट वॉच लेके जा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, और भी कुछ उसी ने इतना ज्ञान दिया. लेट अस बी बैक टू बिजनेस अगेन. नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन रिपेयर्स for the first time on purchase of an old building are capital expenditure. Sir, mark the word, for the first time. Expenses incurred on the repairs for the first time on the purchase of an old building. True, right? हाँ या ना, याद होगा इलेक्ट्रिक में ऐसा बहुत कुछ किया कि आपने पुराना मोटर कार खरीदा, पुट टू यूज करने के पहले आपने उसके ऊपर रिपेयरिंग का खर्चा कराया, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट नहीं होता, वो भी मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, क्योंकि वो भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है. नेक्स्ट, अभी ना आपको लगेगा कि सर 21 में क्या 2-3 बार एग्जाम हुआ था क्या? कोविड वाला ईयर था, एग्जाम्स का डेट सारा फ्लक्चुएट कर गया था, ठीक है, जैन दिसंबर जुलाई कई बार एग्जाम हुआ था, तो उस डेट समझ जाएगी, डेट्स गलत नहीं है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए अपने आप. रीड थ्योरी फ्रॉम योर बुक, 2 मिनट का पॉज लो एंड ट्राई इट आउट. ट्रू, दैट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट. बिकॉज वर्किंग कैपिटल के लिए अपने को जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला है, इससे हमारा कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा है. दैट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, दैट्स ट्रू. नेक्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कंप्लीटली destroyed a fire is a capital receipt. True. Next, Mrs. X, Y and Z runs a cafe. They renovated some of the old cabins. Because of this renovation, some space was made free and number of cabins was increased from 15 to 18. The total expenditure incurred was 30,000, was treated as revenue expenditure. False. That is a capital expenditure. That's wonderful. Next, amount spent for construction of temporary huts which were necessary for the construction of a cinema house and were demolished when the cinema house was ready is a capital expenditure. True. Got it? याद रहेगा? चलेगा. Next, overhauling expenses for the engine of a motor car to get better fuel efficiency is a revenue expenditure. False. That is a capital expenditure. Great. Next, expenses in connection with obtaining a license for running a cinema house is a revenue expenditure. License लेने के लिए जो खर्चा लगा, obviously false. There is not a revenue expenditure. How come? Slip of tongue, I think. There is a capital expenditure. There is not a revenue expenditure, right? अब देखो, ये तो इस चैप्टर से अपना ट्रू फॉल्स आया हुआ है. इस चैप्टर से और भी एग्जाम्स जिसका मैंने ईयर नहीं मेंशन किया है. कंटिजेंट एसेट्स क्या होता है, कंटिजेंट लायबिलिटीज क्या होता है, थ्योरी आया हुआ है. कंटिजेंट एसेट्स क्या होता है? जस्ट रिवर्स, कोई ऐसा आइटम जो फिलहाल हमारा एसेट नहीं है बट फ्यूचर में वो एसेट बन सकता है. कंटिजेंट एसेट्स को डिस्क्लोज भी नहीं करते, उनको डिस्क्लोज भी नहीं किया जाता, राइट? अपने आईसीए वाले मैथ में आओगे, कंटिजेंट एसेट वाले पोर्शन में यूनिट 5 2-3 लाइन ऑब्वियसली वहां से मार्क कर सकते हो. A contingent asset may be defined as a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not wholly within the control of the enterprise. Right? It usually arises from unplanned or unexpected events that give rise to the possibility of an inflow of economic benefits to the business entity. For example, a claim that an enterprise is pursuing through legal process where the outcome is uncertain is a contingent asset. बस ये रिवर्स है कि आपने किसी पे केस करके रखा है, कि आपको 5 लाख क्लेम लेना है,
तो ये भी तो अनसर्टेन है, ये कंडीशन एसेट है। आप केस जीत गए तो पैसा मिलेगा, हार गए तो पैसा नहीं मिलेगा, ये कंडीशन एसेट है, राइट। अगेन उसके बाद एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस as well as the present accounting standards, an enterprise should not recognize a contingent asset. उसको recognize नहीं करते, मतलब उसको भी record नहीं किया जाता. These assets are uncertain and may arise from a claim which enterprise again same repeat किया है. So I hope this portion is clear. And last paragraph, next paragraph में a contingent asset need not be disclosed in the financial statements. Disclose भी नहीं करते हैं. Clear? Now that's clear. इस चैप्टर से नेक्स्ट थ्योरी क्वेश्चन देखोगे आप, डिस्कस द बेसिक कंसीडरेशंस इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो मेक श्योर द क्वेश्चन में डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं पूछा है. क्वेश्चन पूछा है द बेसिक कंसीडरेशंस, मतलब किस बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश करते हैं, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन लाइफ, वो चीज देखो आपकी बुक में मिलेगा. बेसिक कंसीडरेशंस इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 4.2 में देखो है आपके बुक में कंसिडरेशंस, कि किस बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश करते हैं कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो पॉइंट्स. क्लियर? नेक्स्ट, दिस डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजन एंड अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी में डिफरेंस होता है. प्रोविजन को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. प्रोविजन यूजुअली जैसे बोलते हैं तो आपके दिमाग के अंदर में एक ही घूमता है, पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. यार उससे भी बाहर की दुनिया है, और कोई की मैटर करना बंद करो. प्रोविजन कहीं भी चीज का हो सकता है. प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स. यार मेरे यहाँ पे ना एक मिस्त्री रिपेयरिंग करके गया अभी, बराबर है, मैंने रिनोवेशन कराया था, वो रिपेयरिंग करके गया. उसने ना बिल नहीं रेज किया 31 मार्च तक. जब मैं मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ 31 मार्च तक उसने मेरे को बिल रेज नहीं किया, मतलब कितना पेमेंट करना बाकी है उसने बिल नहीं रेज किया मेरे ऊपर. लेकिन मुझे मालूम अंदाज शायद अप्रॉक्स 40,000 का खर्चा हुआ उसमें. 40,000 का तो शायद वो मांगेगा मेरे से. मुझे 40,000 का प्रोविजन कर लेना चाहिए बुक्स में. कैसे? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स ही बोलेंगे उसको, या रादर रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स. आपको याद हो गया फाइनल अकाउंट्स में भी ऐसा एडजस्टमेंट आता था, प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, मेक अ प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी. तो प्रोविजन फॉर बैड थोड़ी लिखते थे उसमें यार. प्रोविजन फॉर रिपेयर्स मतलब मैं एस्टिमेटेड है शायद 40, अब हो सकता है 45 होगा, हो सकता है 38 हो जाएगा, हो सकता है 35 हो जाएगा. लेकिन चूंकि वो खर्चा हो चुका है, अभी ये कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं है. बात समझिएगा सर, ये कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं है, बिकॉज ये तो होना ही है. अमाउंट शायद कम बेसी हो सकता है. प्रोविजन इज क्रिएटेड ईदर फॉर आने वाला कोई लॉस, आने वाला फ्यूचर में होने वाला कोई लॉस जिसका अमाउंट शायद कंफर्म नहीं है. होगा तो सही, रफ एस्टिमेट्स अमाउंट निकाल तो सकते, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम. या पीबीडी उसी तो बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कि नेक्स्ट ईयर शायद मेरा इतना डेटा डूबेगा. अब वो कम बेसी हो सकता है. मेरा मिस्त्री जो रिपेयरिंग कर गया, मेरे को लगता है शायद 40,000 का मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा. अब वो सब कम बेसी हो ही सकता है, मुझे नहीं मालूम. प्रोविजन उसके लिए बनाया जाता है. तो प्रोविजन इज रिकॉर्डेड बिकॉज दैट इज एन एक्चुअल लायबिलिटी, बट अमाउंट इज नॉट सर्टेन. एंड इन केस ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी देयर इज नॉट अ लायबिलिटी प्रेजेंट. फ्यूचर में लायबिलिटी बनेगा नहीं बनेगा डिपेंड करता है. आए ना, there's a basic difference between provision and liability. There's again an important question. Guys, अपना next chapter is about concepts and conventions, accounting principles, concepts, conventions और chapter. इसका भी एक वीडियो आप लोगों को पहले भी शेयर किया हुआ था, वो ऑलरेडी है YouTube पे, मस्ट है, जरूर से उसको गो थ्रू. बहुत शॉर्ट, आधा घंटा के अंदर में सारा चैप्टर को खत्म किया मैंने उसमें. एंड ये 11th से चालू है. चाहे याद होगा आपको प्रूडेंस प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल कॉन्सेप्ट याद है, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. इनसे रिलेटेड शॉर्ट ये अपना ट्रू फॉल्स भी आया हुआ है एंड शॉर्ट क्वेश्चंस भी आया. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. जैसे पहला वाला, प्लीज ध्यान से देख के बताइएगा ये किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है. अ कंसर्न प्रपोजेस टू डिसकंटिन्यू इट्स बिजनेस from December 2020 and decides to dispose of all its plant within a period of 3 months. I'll again repeat so that you can understand किस concept से related है. A concern proposes to discontinue its business from December 2020 and decides to dispose of all its plants within a period of 3 months. The balance sheet as of 31st December 2020 should continue to indicate the plants at historical cost as the assets will be disposed of after the balance sheet date, whether it's true or false. Think about it कि किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत जन स्टडी मैटर खोज रहे हैं कि किससे रिलेटेड है. ओपन बुक
That's wonderful. Going concern concept. It is related with going concern concept. Sir, अगर ये theories नहीं पढ़ी हुई रहेगी अच्छे से, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे सर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट रिलेटेड है विच स्टेट्स दैट हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं सर, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस है ना, ऑल आर रिलेटेड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑल आर रिलेटेड विद प्रिपरेशन ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट। सर वो वीडियो मस्ट जरूर से देख लेना एक बार, बिकॉज अबाउट टाइम नहीं आपके पास में, जब वक्त मिले तो अपने शेड्यूल के हिसाब से उसको फॉलो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हम लोग अपना जो बैलेंस शीट बना रहे हैं ये मानते हुए बनाते हैं दैट हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, दैट मींस इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, इन द नियर फ्यूचर हमारा बंद करने का कोई इरादा नहीं है, ये नॉर्मली मान के बनाया जाता है। इफ यू रिकॉल फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस 3 होता है, देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, वन इज गोइंग कंसर्न एंड अदर नेम और दो और, एक है गोइंग कंसर्न और क्या है नहीं याद है किसी को भी, चलो मैं शॉर्ट फॉर्म्स बता रहा हूं, GCA 3 कॉन्सेप्ट का नाम बताया हूं। अब C फॉर कुछ भी बोल देंगे आप तो नहीं चलेगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी C से होता है, कंजर्वेटिज्म भी C से होता है, कंसिस्टेंसी भी C से होता है। मुझे मालूम था लोग यही करेंगे, कुछ भी अंदाजे से बोल देंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट, राइट। आपने सोचा आवाज नहीं पहचान पाऊंगा, मैंने आवाज पहचान लिया आपकी मैडम। इट्स कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड तीसरा A इज एक्चुअल। GCA ये 3 को ना फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, देखिएगा आपके बुक में भी मिलेगा आपको, देखिए मिलेगा, खोजिए फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस अपने स्टडी मेट में खोजिए एक बार, आप है कि नहीं देख लो, कहीं मैंने गलत तो नहीं बोला ना। ये तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस का मतलब क्या होता है मालूम है, कि ये अकाउंटिंग असम्पशंस फॉलो करके अगर अपने अकाउंट्स बनाया है तो डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है कि हमने गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्चुअल फॉलो किए, ये डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनको फंडामेंटल माना जाता है। मतलब मान लिया जाता है अगर किसी ने अकाउंट्स बनाया है वो GCA गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्चुअल फॉलो करके बनाया होगा। यार अब आते हैं गोइंग कंसर्न पे। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है कि फाइनल अकाउंट बनाते हैं हम ये मान के बनाते हैं कि मेरा बिजनेस इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है या इसका एप्लीकेशन क्या है, बिकॉज कोई भी कॉन्सेप्ट है ना उसका एप्लीकेशन समझना है। इसका एप्लीकेशन ये है दैट इसके चलते ही हम लोग फिक्स्ड एसेट्स को अपने बुक्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं, रादर कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। इस असम्पशन के चलते ही मैं क्या बोल रहा हूं, फिक्स्ड एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाया जाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस एक्विजिशन कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। या ना मेरे बिजनेस में एक मशीन है जो मैंने खरीदी थी 10 लाख में, आज से 3 साल पहले। 3 साल से मैं उसका 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते आ रहा हूं। द डेप्रिसिएशन का रेट इज 10%। 10 लाख का मशीन है, 10% 3 साल में 3 लाख रुपया। आज की डेट है उस मशीन का मेरे बुक्स में वैल्यू है 7 लाख, लेकिन आज उसको मैं मार्केट में बेचने जाऊं अगर तो मुझे 4.5 लाख ही मिलेगा। मुझे बैलेंस शीट में मशीन 7 लाख में रिकॉर्ड करनी है, 4.5 लाख में रिकॉर्ड नहीं करनी है। आज उसको बेचने जाऊं तो उसका रियलाइजेबल वैल्यू 4.5 लाख ही है, बट मुझे उसको 4.5 लाख में शो नहीं करना है, 7 लाख में शो करना है। क्यों? क्योंकि माय बिजनेस इज गोइंग कंसर्न। क्यों? क्योंकि मेरा इरादा नहीं है कि मैं आने वाले समय में मशीन को बेच दूं, क्योंकि मेरा इरादा नहीं है कि मैं बिजनेस को बंद कर दूं, तो मैं उसको 7 लाख में रखूंगा। अब यहां पे आप बोलोगे सर AS2 तो बोलता है कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। यार वो स्टॉक को लेके बोलता है। स्टॉक मेरा आइटम है जिसको मैं रखता हूं बेचने के लिए। स्टॉक मैं क्यों रखा हूं मेरे पास है? बेचने के लिए। वो मेरा रेवेन्यू नेचर का आइटम है। मुझे आज कोई मिल जाए तो स्टॉक को बेच दूं, कल कोई मिले तो बकरा तो बेच दूं उसको मैं, बट मशीन क्या मैंने बेचने के लिए रखी है क्या? नहीं। लेकिन जिस दिन मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं उसके आसपास मेरा ये डिसाइड हो गया है कि यार धंधा पानी बहुत हो गया, अब हिमालय पर्वत पे जाके हरि कीर्तन करेंगे, हरिद्वार के वहां जाके हरि भजन करना है, अब और धंधा पानी नहीं चलाना है। अब जैसे तैसे हो बिजनेस को बंद करना है जितना जल्दी हो सके। अगर मेरा इरादा ये सेट हो गया है, इसका मतलब क्या है, अब आने वाले समय में मशीन को बेच दूंगा। इन दैट केस बैलेंस शीट बनाते टाइम में मैं मशीन को 4.5 लाख में रिकॉर्ड करूंगा मैं। दैट मीन्स व्हाट? गोइंग कंसर्न assumption is no longer valid. Because my business is no longer a going concern. In that case, I'll record it in the books at 4,50,000. Got the point? Going concern assumption ये बोलता है कि अगर वो applicable नहीं है तब तो आप realization level पे दिखाइए, but अगर going concern है, if your organization is going to continue in the uncertain time, continue रहेगा, तो realization level से कोई मतलब नहीं है. So coming to this question, इसका आंसर क्या होना चाहिए? उसने बैलेंस शीट में
क्या यहाँ पे क्या लिखा है? Concern proposed to discontinue its business from December 2020, decide to dispose of all its plants within a period of 3 months. The balance sheet as on 31st December 2020 should continue to indicate the plants at historical cost as assets will be disposed of after the balance sheet date. ये true है या false है? False. Reason? The company, the business no longer a going concern. इतना सा लिखा, 2 में 2 मिल जाएगा. Next, valuation inventory at cost or net realizable value is based on the principle of conservatism. At least this is true, everyone. ये true है. अच्छा, principle of conservatism का एक और नाम क्या है? Prudence principle. Perfect. Next question इस चैप्टर से, और डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, शॉर्ट नोट्स इसके ऊपर में आता है. तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आई होप एवरीवन नोज, एंड ये सब कॉन्सेप्ट मार्क कर लेना. कौन कौन सा बहुत ज्यादा अपने को इंपॉर्टेंट है करने के लिए? मनी मेजरमेंट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, तो और भी बहुत सारे ऑब्वियसली, बट इसमें से इंपॉर्टेंट वाइज यही है. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी है, वो सब भी है, बट दीज आर बेसिकली मोर इंपॉर्टेंट व्हिच यू नीड टू फोकस. कंसिस्टेंसी, सॉरी आई फॉरगॉट कंसिस्टेंसी. इनका वीडियोस है ऑलरेडी, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट मोर इन डिटेल. फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मैम अभी आप पूछ रहे थे, डिस्टिंग्विश गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी आया हुआ है. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला चैप्टर अपने सिलेबस में है ही नहीं, उसमें एकदम साफ लिखा हुआ भी है फाउंडेशन में, वी आर नॉट सपोज टू. एक दो छोटा सा एक क्वेश्चन सिर्फ आया हुआ है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन इंडिया आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, बोलिए. ऑब्वियसली फॉल्स. सीए इंस्टीट्यूट इशू करता है सर, आईसीएआई. सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से आएगा? दो ICAI is under the Ministry of Corporate Affairs. Ministry of Corporate Affairs is under central government, but the answer is wrong. It's not by the central government. Government has no role to play. एक और क्वेश्चन जो मैंने इसी के अंडर में दे दिया, बट एक्चुअली इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं, एकदम स्टार्टिंग वाला चैप्टर से है, एंड ऑब्वियसली पता होना चाहिए बिकॉज सीए कोर्स कर रहे हो. रोजी रोटी कहां से कमाओगे आप? What services can a chartered accountant provide to the society? The theory question in your book, it's available. It's not that audit कर सकता है, अकाउंट बना सकता है, खाली ये दो रोल नहीं, आपका बहुत सारा बहुत बड़ा रोल है आपका. तो प्लीज theory क्वेश्चन आप प्लीज गो थ्रू हो जाइएगा. आई एम नॉट गोइंग इनटू द इंटीग्रेशंस ऑफ दिस क्वेश्चन. उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो कलेक्शन किया था वो मैंने जर्नल, लेजर, डे बुक्स, कैश बुक सब एक ही में डाल दिया. इस रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं. आई एम श्योर आपने ये सब कुछ कवर नहीं किया होगा शायद, एज्यूमिंग की 11th में बहुत अच्छे से किया हुआ है, ऑन दैट असम्पशन नहीं किया होगा. डिस्काउंट कॉलम कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड. ट्रू है ना? डिस्काउंट कॉलम सर कैश बुक में दोनों तो डिस्काउंट कॉलम होता है सर. डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड का होता है, क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसीट का होता है. उसका बैलेंसिंग नहीं करते, दोनों का अलग अलग टोटल आता है, छोड़ देते हैं. कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम का बैलेंसिंग होता है, डिस्काउंट कॉलम का कभी बैलेंसिंग नहीं होता है, अलग अलग टोटलिंग करके छोड़ देते हैं. सो इट्स नेवर बैलेंस्ड. आंसर इज ट्रू. नंबर 2, sales book is kept to record both cash and credit sales. False. क्यों? Only credit sales. तो कैशेस कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में. कैशेस कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं. सेम केस विथ परचेज डे बुक. परचेज डे बुक में क्या रिकॉर्ड करते हो? क्रेडिट परचेज. अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं फिर. सॉरी, क्रेडिट में आपने फर्नीचर परचेज किया, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट. In which day book will it be recorded? परचेज डे बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है. क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट अगर हुआ है तो जर्नल प्रॉपर में जाता है. जर्नल प्रॉपर रेसिड्यू ट्रांजैक्शंस के लिए होता है. आपको ये पता होना चाहिए दैट 8 डे बुक्स यूजुअली होता है. परचेज डे बुक जिसमें सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रेड, जिसका आप ट्रेडिंग करते हो, जो बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा, परचेज डे बुक में वो रिकॉर्ड करते हैं. परचेज रिटर्न डे बुक, गुड्स का परचेज रिटर्न ऑन क्रेडिट. सेल्स डे बुक, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. सेल्स रिटर्न डे बुक, सेल किया गुड्स अगर रिटर्न आ रहा है ऑन क्रेडिट. 4 बीआर बुक, बीपी बुक, ट्रांजैक्शन बीआर एंड बीपी. कैश बुक, सारा कैश का ट्रांजैक्शन. बाकी जो बचा कुचा ट्रांजैक्शन है वो सारा जर्नल प्रॉपर में जाता है. इसका मतलब सर अगर आपने उधार में फर्नीचर खरीदा है, उधार में अपना पुराना फर्नीचर बेचा है, तो परचेज डे बुक सेल्स डे बुक में नहीं आएगा. कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर में जाएगा. क्लियर? चलो, सो आई एम नॉट गोइंग मोर इनटू दिस.
Cash book is a subsidiary book as well as a principal book. Can you tell me first of all, principal book of accounts किसको बोलते हैं? Principal book of accounts किसको बोलते हैं? जिसको आता है please don't speak, let others sing. Principal book of accounts किसको बोलते हैं? This is the tragedy that हम लोग 11 and 12 पार हो गए, फाउंडेशन कहाँ गए, आप लोग जर्नल को प्रिंसिपल बुक बता रहे हैं. जर्नल इज अ सब्सिडियरी बुक. प्रिंसिपल बुक इज लेजर. गुड मॉर्निंग. Principal book of accounts is ledger. Ledger is the king of books of accounts. Journal बोलोगे सर सब्सिडियरी बुक्स, सब्सिडियरी बुक तो डे बुक होता है. अरे यार बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, डे बुक्स, सब्सिडियरी बुक्स, ये सब कुछ जर्नल ही है. जर्नल का सब डिविजन है. व्हाट इज द परचेज डे बुक? परचेज डे बुक इज अ सब डिविजन ऑफ जर्नल. नहीं सर बोले सर वो तो डे बुक था. अरे भाई सब एक ही नाम है, पर्यायवाची शब्द है. प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स इज नॉट जर्नल. क्यों यार? आप फाइनल अकाउंट कहां से बनाते हो? ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस कहां से बनता है? लेजर से. सब कुछ का बेस लेजर है. क्लियर? सो एनीवेज, कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक. ट्रू, बिकॉज कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर. यही क्वेश्चन का दूसरा एक और रूप आता है. इज कैश बुक अ जर्नलाइज्ड लेजर? यस, जर्नलाइज्ड लेजर. कैश बुक जर्नल एंड लेजर दोनों का रोल प्ले करता है, क्योंकि कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट फिर नहीं बनाते आप. अगर आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं फिर कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट तो बनेगा ही नहीं, लेजर में खुलेगा ही नहीं वो, बिकॉज वो खुद लेजर का काम कर रहा है. कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर. दैट्स वेरी ट्रू. नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन ग्रांटेड बाय अ सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बिजनेस कंसिडरेशंस फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट. करेक्ट, बट पार्टली ट्रू है ये. कैसे? कौन सा पार्ट ट्रू है? ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन ग्रांटेड बाय सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स. ये पार्ट ट्रू है. फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट ये बात गलत है. फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट. राइट? तो वैसे आप इसको फॉल्स से लिखोगे, राइट, बट एक्सप्लेन में देना होगा. नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स ऑन द लेजर बुक आर बैलेंस्ड. कम ऑन. At the end of the accounting year, all nominal accounts of ledger book are balanced. But आप लोगों को दो चार ने false बोला, बाकी जो true बोल रहे हैं उनकी आवाज दब गई है, उनके अपने true है, right? Balancing नहीं होता nominal accounts का, real and personal का balancing होता है. At the end of the year जितना भी nominal accounts होता है उनका balances are transferred to the trading और PL account. उनका balance CDBD नहीं होता. Balance carried on brought on किसका होता है? सिर्फ real and पर्सनल का. एट द एंड ऑफ द ईयर क्या क्या फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन में यही बताएं. फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन क्लास जब लिए थे कि जितना भी नॉर्मल अकाउंट्स होता है ना साल के एंड में, उनका बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, उनसे वो क्लोज कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग और पीएल. क्लियर? चल, यही जर्नल ये चैप्टर से और डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस भी आया हुआ है, जिसका अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैंने ईयर नहीं मेंशन किया, बट ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं. व्हाट इज द पेटी कैश बुक? छोटा मोटा एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के जो पेटी कैशियर. पेटी कैश बुक बनाने का साइंटिफिक सिस्टम एक कौन सा होता है? पेटी कैश बुक मेंटेन करने की साइंटिफिक सिस्टम. दो क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं है, बट अगेन आपके बुक में है. एनीवन डू यू रिकॉल? इम्प्रेस्ड सिस्टम. एक नाम कुछ याद आ रहा होगा, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक. नहीं याद आ रहा है? देखिए आपके बुक के अंदर है क्या, स्टडी मटेरियल के अंदर में. That again happens to be a good question which can come in the exams. Impress system of petty cash होता क्या है? सर प्लीज सुनो एक बार. पेटी कैशियर होता कौन है? अपनी भाषा में जिसको बोलते हैं छोटा मुनीमची. एक कंपनी है जिसमें लाखों का करोड़ों का ट्रांजैक्शंस होता है, ठीक है ना. तो वहां पे जो मेन कैशियर है ना, एक होता है बड़ा मुनीमची, मेन कैशियर. वो मेन बल्क पेमेंट्स लेना, बल्क पेमेंट्स देना, चेक्स इश्यू करना, चेक्स वो सब में लगा रहता है. बट उसी कंपनी में डे टू डे बेसिस पे बहुत सारा छोटा मोटा खर्चा होता है. विवेक भाई, उस कंपनी में 50 एम्प्लॉइज है. दिन में 10 एम्प्लॉय ऑफिस से काम से बाहर जा रहे हैं, उनका मेट्रो का, बस का, टैक्सी का, ओला उबेर का खर्चा लगेगा. तो लोग किससे लेगा? कैशियर से आके मांगेगा. दिन में 50 बार जीरो का खर्चा होता है, वो भी कैशियर से मांगेगा. चाय नाश्ता आता है, कभी सिंगाड़ा भी आ जाता है, उसका खर्चा भी कैशियर से मांगेगा. साफ सफाई वाला आया, उसको भी पैसा देना है. अब मेन कैशियर बार बार ये चिंदी पंती में लगा रहेगा ना सर, वो अपना मेन काम नहीं कर पाएगा. तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा मुनीम जी को अपॉइंट कर दिया था. छोटा उम्र में छोटा नहीं, पेटी कैशियर. उसका काम है पेटी एक्सपेंस, बोले भाई खुदा खाली जो खर्चा लेना उसके पास चले जाओ. पेटी कैशियर को पैसा कौन देगा? मेन कैशियर. इसमें क्या होता है ना, जैसे आपको एक पॉकेट मनी कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे पेटी एक इम्प्रेस सिस्टम दे दिया जाता है. मतलब मेन कैशियर सपोज 10,000 रुपया का एक इम्प्रेस्ड कैश दे दिया उसको फर्स्ट मंथ में कि भैया 10,000 से खर्चा कर. अब महीना में भर में पेटी कैशियर से सपोज 9,200 खर्चा हुआ, 800 बचा है. एट द एंड ऑफ द मंथ जितना खर्चा हुआ उसका पूरा पेटी कैश में रिकॉर्डिंग करके सारा वाउचर के साथ में मेन कैशियर में आएगा कि बाबू 9,200 खर्चा हुआ है. तो नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में मेन कैशियर क्या करेगा? उसको 9,200 वापस दे देगा, सो दैट उसका इंप्रेस्ड अमाउंट नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में वापस कितना हो गया? 10,000.
इंप्रेस सिस्टम बस इतना ही है, एक फिक्स अमाउंट कर दिया जाता है। आप जैसे लोग जो लोग खर्चीले हैं बोलेंगे सर महीने के बीच में 10 से बेसी खर्चा हो गया तो आपके दिमाग में आ रहा था ये पूछेंगे आप, अरे भाई हो गया तो ऑब्वियसली वो पिक्चर तो देखने गया नहीं कि यार दृश्यम 2 देखने गए, राइट, वो बीच में मिल जाएगा मेन कैश फ्लो, कोई बड़ा बात नहीं है। बट हर महीने के बिगनिंग में एक इंप्रेस्ड अमाउंट आपके पास में होनी चाहिए कि लास्ट मंथ आपसे खर्चा हुआ 7,000 रुपया, आपका इंप्रेस्ड अमाउंट अगर 10,000 है, 7 खर्चा हुआ था तो आपको रीइंबर्समेंट वापस 7 का मिल जाएगा, ताकि तुम्हारा 3 तो था ही, 3 + 7 10 हो गया। इंप्रेस सिस्टम इतना से मार्क कर लेना, उसको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसके बाद थ्योरी क्वेश्चंस में और देखोगे आप जो एग्जाम्स में आया हुआ है ऑन द स्क्रीन कि एडवांटेजेस सब्सिडी बुक्स, डे बुक्स एडवांटेजेस, मैं ये सब नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाऊं? आई डोंट थिंक सो दैट विल बी रिक्वायर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स? अब याद रहेगा ना, क्या है? लेजर। What are the rules from posting of journal entries into the ledger? I'm not going to explain this. Yeah, come on. इतना तो इंस्टॉल नहीं करूंगा अपकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। ट्रायल बैलेंस, नेक्स्ट चैप्टर। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो कई चैप्टर्स में आ सकते हैं, बट वो मैंने इस चैप्टर के अंदर डाल रखे हैं। एग्जाम में तो चैप्टर की हेडिंग नहीं आएगा, तो मैंने हेडिंग बनाया है जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस कि आप समझ सको। मैं ईयर वाइज भी दे सकता था, बट आपको चैप्टर वाइज इसलिए दिया हूँ सो दैट आप इजिली समझ सको। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रू फॉल्स वाला है। The closing inventory is then not entered in the trading account. It is shown only in the balance sheet. तो ये बेसिकली क्वेश्चन फाइनल अकाउंट के चैप्टर में भी हम डाल सकते थे उस हेडिंग में, बताइए ट्रू हाँ या ना? क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है, सिंगल इफेक्ट आएगा सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट्स। रीजन क्यों नहीं आएगा ट्रेडिंग में? क्योंकि वो परचेज के साथ एडजस्ट हो चुका है। दैट्स वंडरफुल आंसर। क्यों नहीं आएगा ट्रेडिंग में? क्योंकि इट हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड। ट्रायल बैलेंस से कैसे आया? एडजस्टेड परचेज हो चुका है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज वो एंट्री पहले ही पास हो चुकी है ट्रैवल्स बनाने से पहले। तो ट्रेडिंग में क्रेडिट वाला इफेक्ट पहले ही पास हो चुका है। कुछ नोट करना है इसको, पहले पॉज करके नोट कर लो बोलिए इसको आप, अगर नोट करना है, अगर नोटिंग का टाइम चाहिए तो नोट कर लो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी देखते हो एरर्स में भी आ सकता है, इस चैप्टर में भी डाल सकते थे। इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स committed cancel out, if the effect of errors committed cancel out, the errors will be called compensating errors and the trial balance will disagree. Partly true भी है, कौन सा? फर्स्ट पार्ट गलत है and the trials will disagree. Sorry, फर्स्ट पार्ट राइट है, I'm sorry, फर्स्ट पार्ट राइट है और सेकंड the trials will disagree, ये गलत है, क्योंकि compensating errors के चलते trials मैच कर जाता है। कॉम्पेंसेटिंग एरर किसको बोलते हैं? सर आपने सैलरी पे किया था 10,000, आपने सैलरी को डेबिट किया 1,000 एंड दूसरा बार आपने वेजेस पे किया था 1,000, वेजेस को डेबिट कर दिया 10,000। गलती एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर दिया, ट्रैवल्स मैच कर जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट हमारा ट्रू है, सेकेंड पार्ट हमारा फॉल्स। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। If the errors are detected after preparing trial balance, then all the errors are rectified through suspense account. All the errors are rectified through suspense account. False. अभी all पे जोर नहीं देते अगर, तो क्या बोलते हैं आपके मन के पहले क्या आया था? क्या ट्रू है? all पे फोकस करना है। It's false. सब में सस्पेंस थोड़ी यूज होता है। सर इन द एग्जाम यू हैव टू बी दैट केयरफुल, राइट ना? अभी मैंने, आप रीड भी कर रहे हो प्लस मैं वोकल कॉर्ड भी मेरे पे यूज कर रहा हूँ। एग्जाम में तो वोकल कॉर्ड यूज करके कोई नहीं आएगा ना। यूजुअली क्या होता है, लोग इसमें मैक्सिमम केस में जो देखे लोग क्या करते हैं, इसको ट्रू कर देते हैं। इट एक्चुअली फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो डबल साइड एरर्स है उसमें सस्पेंस साउंड यूज ही नहीं होगा ना। चलो नेक्स्ट, नंबर 2, कौन सा एरर है? अपने बुक में आ जाओ, आप देख लोगे टाइप्स ऑफ एरर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है थियरी, उसको मार्क कर लेना। टाइप्स ऑफ एरर्स, ये जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा है ना, एग्जाम के दिन पहले दिन एटलीस्ट वो थ्योरी जोर से देख लेना, बहुत काम आएगा। प्लीज रिमेंबर टाइप्स ऑफ एरर्स है ना, उसमें एरर प्रिंसिपल, कॉम्पेंसेटिंग एरर है। कितना नंबर पॉइंट है? पॉइंट नंबर 6.3। Purchase office furniture has been debited to general expenses. It is an error of omission. पहले बात है ट्रू है या फॉल्स है? अगर फॉल्स है तो कौन सा एरर है? इट्स एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। रेड है, एरर ऑफ प्रिंसिपल पढ़िए बुक में क्या होता है, फिर एक्सप्लेन करेंगे हम। एरर प्रिंसिपल है क्यों? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को गलत फॉलो किया। क्या?
कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको ना एरर ऑफ कमीशन लोग समझ, एरर ऑफ कमीशन भी ऐसा ही कुछ होता है, एरर ऑफ कमीशन भी ऐसा ही कुछ होता है, बट ये नहीं है, डिफरेंट है वो एरर। ये पर्टिकुलरली एरर प्रिंसिपल कहलाएगा जब आप रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पैक कर दे रहे हैं, वो म्यूट है, राइट? दैट इज एरर प्रिंसिपल। नेक्स्ट, number 3, if the amount is posted in the wrong account or it is written on the wrong side of the account, it is called error principle. False. क्यों? ये कौन सा एरर है? एरर कमीशन, राइट? अच्छा, अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग और परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब परचेज बुक ओवरकास्ट, सेल्स बुक ओवरकास्ट होता है ना, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, वो कौन सा एरर होता है? पढ़िए वो कॉम्पेंसेटिंग, बहुत बढ़िया सर, सीए बनेंगे आप। ये वो भी एरर ऑफ कमीशन ही होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, मार्केट, रिमेंबर, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला एग्जाम में। टाइप्स ऑफ एरर्स, और उसका एग्जांपल बुक में दिया है, सबका एग्जांपल्स भी दिया हुआ है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, मार्केट, हाईलाइट कर लेना उसको। नेक्स्ट चैप्टर, लेट अस कम ऑन टू डेप्रिसिएशन, राइट? बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ट्रू फॉल्स क्या है देखो, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो। ट्रू, नेक्स्ट नो एक्सप्लेनेशन। शॉर्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है, व्हाट इज अमोर्टाइजेशन, व्हाट इज ऑब्सोलेस, व्हाट इज अमोर्टाइजेशन? Writing off of राइट, intangible assets, writing off of intangible assets, amortization. And what is obsolescence? What is obsolescence? the machinery. When there is due to some certain reason the asset is obsolete. What reasons? What reasons? Loss in fire or Nope. Technology. Technological changes. Because of changes in technology, किसी asset का value जब कम हो जाता है, that is obsolescence loss. That is loss due to obsolescence. सर मेरे पास ना टीपो फोन पड़ा है, मेरे पास है, मेरा 5 टीपो फोन है, पता है आपके पास में? एक टीपो फोन ऐसा जो 15,000 में खरीदा था मैंने, आज भी चलता है, सुनाई देता है, सब कुछ है। यूज करोगे? लोगे 1000 में? 15,000 का 1000 में दे रहा हूँ, लोगे? हाँ, नहीं लेंगे सर। वो जो लॉस हुआ ना मेरे को, दैट इज ऑब्सोलेसेंस लॉस। समझ में आया? वैसे ही चलता है जैसे आज से 10 साल पहले चलता था। आज भी एसएमएस जाता है, आता है, आवाज भी बड़ा अच्छे से आता है, गाना भी बजता है, रिंगटोन भी बजता है, चालू भी होता है, बंद भी होता है, बट यूज करेगा कोई उसको? 500 में कोई लेगा? बोले सर नहीं लेगा। वो जो लॉस हुआ है, वो जो वैल्यू कम हुआ, उससे क्या है, क्यों हुआ? क्योंकि नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गया था। हाँ या ना? नया टेक्नोलॉजी आने के चलते ना उनका वैल्यू कम हुआ है सर, ये तो कम नहीं होता। दैट इज लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस। बुक में मार्क कर लीजिए प्लीज। ये डेफिनेशन वाले चैप्टर में, बुक में नहीं, बुक में अलग से एक छोटा सा डेफिनेशन 1.53 या 1.55 में, जहां पे अकॉर्डिंग टर्मिनोलॉजीज दी है, वहां पे ऑब्सोलेसेंस मिला। डिमिनिशिंग द वैल्यू ऑफ एन एसेट बाय रीजन ऑफ इट्स बिकमिंग आउट ऑफ डेट और लेस यूजफुल ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्शन मेथड्स, change in market demand for the product or service or output of the asset, or legal or other restrictions. Clear? Next question तो इस चैप्टर से जो आया हुआ है, discuss the factors taken into consideration for calculation of depreciation. ये straight question आपकी बुक में, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, राइट? क्या क्या फैक्टर्स होता है वैसे बताओ? यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू, एक्विजिशन कॉस्ट, राइट? मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, वैसे कई सारे हैं, देख लेना इसको आप। चलो नेक्स्ट टॉपिक, फाइनल अकाउंट्स से 2 क्वेश्चन है मेरे पास अभी यहाँ पे कलेक्शन में, बाकी मैंने ट्रायल्स में डाल दिया था। द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अच्छा, अगर यहाँ पे ये रहता प्रोविजन फॉर बैड डेट इज क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट, डेबिटेड की जगह अगर क्रेडिटर आ जाए तो ट्रू, ये भी फॉल्स, क्योंकि पीपीडीडी डेटा अकाउंट में आता ही नहीं है। पीपीडीडी डेटा से लेस करते हैं, वो बैलेंस शीट में लेस करने वाला क्रेडिट करना नहीं है। अब बोलो सर लेस में क्रेडिट होता है, डेटा से डेबिट होता है। लेस करते हैं ओनली फॉर प्रेजेंटेशन पर्पसेस, प्रेजेंट करने के लिए। अब सुनो ध्यान से, डेप्रिसिएशन आप मशीन से लेस करते हो ना बैलेंस शीट में, फाइनल अकाउंट में, बट डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू मशीन अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज के लिए एंट्री होता है डेप्रिसिएशन ऑन डेबिट टू मशीन। तो वैसे डेटा से तो लेस करते हैं प्रोविजन, तो वो भी तो डेटा से क्रिएट होना चाहिए, नहीं होता है। वो हम लोग लेस करते हैं खाली प्रेजेंटेशन के लिए। पीपीडीडी क्रिएट करने का एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू पीपीडीडी,
पीवीडी का लेजर अकाउंट सेपरेट रहता है, डेटर्स का लेजर अकाउंट सेपरेट रहता है, वो डेटर्स में आता ही नहीं है। क्या नहीं होता, डेबिट होता तो भी फॉल्स, क्रेडिट होता तो भी फॉल्स। क्यों? कि द रीजन इज पीएल अकाउंट डेबिट टू पीवीडी इज अ जर्नल एंट्री। नोट कर लो उसको आप, प्लीज नोट इट डाउन। प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स का जर्नल एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीवीडी। इट इज नीदर डेबिटेड नॉर क्रेडिटेड टू द डेटर्स अकाउंट। It is neither debited nor credited to the debtors account. It is neither debited nor credited to the debtors account. Next, वाला फाइनल अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाले पोर्शन से रिलेटेड है काइंड ऑफ। वेयरहाउस रेंट पेड फॉर स्टोरेज ऑफ फिनिश इन्वेंट्री शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ फिनिश इन्वेंट्री। You can think about it, I don't mind. Warehouse rent paid for storage of finished inventory should be included in the cost of finished inventory. That's wonderful man. ये production से कोई खर्चा नहीं है, ये false है। ये cost of finished goods में नहीं आएगा, ये तो PL में जाएगा। PL अकाउंट नहीं, cost of goods sold का पार्ट है ही नहीं, cost of inventory का पार्ट है ही नहीं, right? Next. अदरवाइज सिर्फ एक ही केस में आ सकता है सर, मान लीजिए अगर आपका प्रोडक्शन नेचर ऐसा है कि गुड्स फिनिश तो हो गया, बट फिनिश होने के बाद में भी वेयरहाउस में उसके बाद कुछ काम होना बाकी है। मतलब सपोज आप यार शर्ट्स बनाते हैं, शर्ट्स रेडी हो गया, अब उसमें सेल करने से पहले, डब्बा में पैकिंग होने से पहले उसके अंदर में जो कॉलर के नीचे से लगाना पड़ता है और है, वो सब कुछ लगाना है, पैकिंग करना है और है, वो सारा काम वेयरहाउस में ही होगा। तब वेयरहाउस रेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन सिर्फ स्टोर करके रखा हुआ है बेचने के लिए, स्टोर करके रखा हुआ है डिस्पैच करने के लिए, तो वो जो रेंट है दैट इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। लिख लो भले थोड़ा सा एक बार, इसको नोट कर लो, एक दो नोट करा दे रहा है। तो स्ट्रेट अवे पहले हमारा आंसर क्या रहेगा? फॉल्स है। बेसिक चीज आंसर क्या है? फॉल्स है। जो भी इफ्स एंड बट्स होती है ना, वो बाद में रीजन में लिखते हैं, राइट? एक तो आंसर लिखा दे रहे हैं, लिखो वेयरहाउस रेंट paid for storage of finished goods are treated as an expense as and when incurred. As and when incurred, treated as expense as and when incurred, and are not included in the cost of inventory, and are not included in the cost of inventory. However, if the storage cost is required for getting the goods ready for resale in the market, comma, they will be included in the cost of inventory, right? ये हम लोग ifs and buts वाला दे दिए, but primarily the answer is false. Will be included in the cost of inventory. Clear है? Sure. Next. चैप्टर कंसाइनमेंट वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से जानना होगा। दैट इसमें कैलकुलेट, प्रैक्टिकली बात करें तो कैलकुलेशंस, वर्किंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो प्रैक्टिस करना जरूरी है। थ्योरी में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। दिसंबर 21 में क्वेश्चन आया था दैट देयर इज नो एंट्री पास्ड बाय द कंसाइनी इन हिज बुक्स फॉर द रिमेनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स लाइंग विद हिम। कंसाइनी के बुक्स में, कंसाइनी के पास जो अनसोल्ड स्टॉक पड़ा रहता है उसका कोई एंट्री पास वो नहीं करता। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, बिकॉज कंसाइनी गुड्स का ओनर नहीं है। आपको याद होगा कंसाइनी के बुक्स में उसको जब गुड्स मिलेगा, गुड्स सेंटम कंसाइन उसको जब मिल रहा है, कंसाइनर का एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल लॉस, अनसोल्ड स्टॉक, ये चारों चीजों का कंसाइनी के बुक्स में कोई एंट्री पास होता ही नहीं है। क्लियर? बिकॉज उसको जो गुड्स मिला है या जो गुड्स पड़ा है उसको ओनरशिप तो उसका है ही नहीं, बिकॉज इज ओनली एन एजेंट। नेक्स्ट, उसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 2, कंसाइनी विल नॉट पास एनी जर्नल एंट्री इन हिज बुक्स एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द कंसाइनर। ट्रू,
उसने गुड्स मिले से कोई इंटर पास नहीं करे, क्यों? ओनरशिप तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, ही इज ओनली एन एजेंट। तो नंबर 1 भी ट्रू था, हाँ या ना? श्योर। नंबर 2 ट्रू। नंबर 3 A Limited is sending goods costing rupees 50,000 to B Limited on consignment basis. The content of A Limited is the opinion that these goods should be sent under a sale invoice. A Limited B Limited को goods भेज on consignment basis. A Limited का content बोल रहा है कि these goods should be sent under a sale invoice. Obviously false. Proforma invoice बना के भेजा जाता है। सेल इनवॉइस तब बनेगा जब ओनरशिप ट्रांसफर होता है, जब प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे भेजा जा रहा है, राइट? इट इज फॉल्स। जो भी नोटिंग करना, शॉर्ट शॉर्ट में कुछ वर्ड्स नोट करते रहा करो, दैट विल बी इजियर फॉर यू। प्रोफोमा इनवॉइस दिया जाता है जब गुड्स कंसाइनमेंट बेस पे भेजा जाता है, तो कंसाइनर कंसाइनी को प्रोफोर्मा इनवॉइस भेजता है। सेल इनवॉइस तो ओनरशिप ट्रांसफर केस में होता है। नेक्स्ट, नंबर 4, इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज पेड टू द कंसाइनी, the loss of bad debts is to be borne by the consigner. False. Consignee bear करता है। Next, in case of consignment sale, ownership of goods will be transferred to the consignee at the time of receiving the goods. False. Next chapter, bill of exchange. कुछ questions bill of exchange and account credit में आपस में common ही है, तो in case of bill of exchange, the drawer and the payee may not be the same person, but in case of promissory note, the maker and the payee may be the same person. Perfect. True. Maker and pay, promissory note में maker and payee may be the same person बोल रहा है, और in case of bill of exchange, drawer and payee may not be the same person. एक आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। सर जो ट्रू बोल रहे हो, एक बार प्रॉमिसरी नोट होता क्या है, पहले आपको ये पता है? पहली बात सर, प्रॉमिसरी नोट में अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल प्रॉमिस होती है। सर प्लीज ध्यान सुनिएगा। सपोज मुझे आपको पैसा देना है, राइट? मुझे आपको पैसा, मतलब आपको मेरे से पैसा मिलना है। प्रॉमिसरी नोट इस केस में प्रॉमिस नोट भी बन सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी बन सकता है। प्लीज एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा। अगर प्रॉमिसरी नोट होता है तो मैं खुद लिखता हूं, मैं मेकर हूं, मैं खुद लिख रहा हूं, आई प्रॉमिस टू पे यू, आई प्रॉमिस टू पे, आपका नाम लिख दिया, आई प्रॉमिस टू पे यू इतना अमाउंट आफ्टर सो मेनी डेज, या आई ओ यू, ओ डब्ल्यू ई, आई ओ यू रुपीज इतना, दैट्स अ प्रॉमिसरी नोट। सर मेकर मैं हूं, मेकर मैं हूं, पेयर भी मैं हूं, पेमेंट नहीं करना, पेई आप हैं। यहाँ पे क्या लिखा? मेकर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन। सही है क्या ये? गलत। मेकर कौन है? जो पैसा देने वाला है। पेई कौन है? जिसको मिलना है, है ना? पेई कौन है? जिसको पैसा मिलना है। और मेकर कौन है? जो पैसा देगा। दे नॉट द सेम पर्सन, राइट सर? तो फॉल्स हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में आते हैं। इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, द ड्रॉवर एंड द पेई मे नॉट बी द सेम पर्सन, दे कैन बी द सेम पर्सन। सर आपको पैसा मिलना था मेरे से, आप बिल ड्रॉ कर रहे हैं, पे टू, सपोज बजाज साहब आपको पैसा मिलना है मेरे से, तो बजाज साहब मेरे पे बिल ड्रॉ कर रहे हैं, पे टू मिस्टर बजाज और हिज ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 5 लाख 3 months आफ्टर डेट। बजाज को मेरे से पैसा मिलना है, बजाज ने ही ये बात लिखा और उसने मेरे को दिया साइन करने के लिए, मैं एक्सेप्ट लेके साइन कर देता हूँ, इट बिकम्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ ड्रॉवर कौन है? बजाज। पेई कौन है? बजाज। हाँ, यहाँ वो चाहता तो ये कर सकता था, पे टू मिस्टर अग्रवाल, बजाज को मेरे से पैसा मिलना है, बट बजाज लिख रहा है पे टू मिस्टर अग्रवाल सम ऑफ रुपीज। हो सकता ना कि बजाज के अग्रवाल को देना बाकी है पैसा, तो बजाज बिल ड्रॉ कर रहा है, बजाज ड्रॉवर है, बट उसमें उसने पे का नाम लिख दिया अग्रवाल का, वो भी हो सकता है। मैं कौन हूं? ड्रॉई। मैं कौन हूं? पेयर, पे करने वाला, मैं हूं ड्रॉई। ठीक है, तो ड्रॉवर एंड पेई सेम भी तो हो ही सकता है, बजाज को मिलना बाकी वो ड्रॉवर है, वो खुद पेई भी तो हो ही सकता है। सो फर्स्ट पार्ट भी तो गलत है, बिकॉज ड्रॉवर एंड पेई मे नॉट बी द सेम पर्सन, वो भी तो गलत हुआ, हाँ या ना? व्हाट द पॉइंट? फर्स्ट पार्ट भी गलत है, फॉल्स है, सेकेंड पार्ट तो गलत है ही पूरा पूरी, सो इट इज फॉल्स। लिखा दे क्या? लिख लो एक बार। इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अच्छा सॉरी, पहले ऐसे क्या रहेगा? फॉल्स। क्या रहेगा? लिखना है पहले फॉल्स, फिर नीचे लिखिए इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, कॉमा
the drawer and the payee may be the same person, whereas in case of promissory note, the maker and the payee cannot be the same person. Clear? Next वाले का बताइए. The specific due date excludes the additional days of grace to arrive at the due date. True. जो specific due date दिया हुआ रहता है ना, मतलब है उसमें days of grace add हुआ है. लिख लो भले. True लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं रीजन. हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना. Where the due date is specifically given, then there is no need of adding 3 days of grace. Next, account current chapter से क्या बोल रहा है? There are 2 ways of preparing an account current. False. क्यों? There are 3 methods. 2 मेथड नहीं होता. There are 3 methods. बुक खोल के देखोगे तब ना. There are 3 methods of preparing an account current. लिख लीजिए. तो आंसर क्या है? False. Answer is false. नीचे लिख लीजिए. There are 3 ways. That was a good answer, Shreya. There are 3 ways of preparing an account current, interest method, product method, balance of product method. इसी का नंबर 2 क्वेश्चन देखिए. In case the due date of a bill falls after the date of closing the account, the interest from the date of closing to such due date is known as rate interest. मतलब अकाउंट करंट नहीं किया अभी तक आप लोग? Yes, anyone? That's true. रेटिंग इंटरेस्ट इसको बोलते हैं. ड्यू डेट के बाद अगर मतलब क्लोजिंग के बाद अगर ड्यू डेट जा रहा है तो क्लोजिंग के बाद जो ड्यू डेट उतना जो डेज है उसका जो इंटरेस्ट होता है उसी को रेटिंग इंटरेस्ट बोलते हैं. राइट? लिखाना है क्या? लिख लो. इन केस, अच्छा सॉरी, पहले ट्रू एंड फॉल्स लिखना होगा ना आपको. लिख लिए? चल, इट्स ट्रू ना. इन केस द ड्यू डेट ऑफ अ बिल falls after the date of closing the account, then the interest from the date of closing to such due date is written in red ink. Red ink को inverted commas में कर देना. In red ink in the account current. This interest is called red ink interest. So third question again, repeat question है. I'm not discussing this. Next one, sale on approval basis. इसमें क्या है? Goods sold on approval or return basis not recorded as credit sales initially when they are sent out. False. Initially they are recorded as credit sales. Right? Next. पार्टनरशिप में आ गए. पार्टनरशिप से रिलेटेड ज्यादा नहीं, कुछ आए हुए. बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर. ऑब्वियसली फॉल्स. यू कैन राइट द रीजन योरसेल्फ. In case of admission of a new partner in a partnership firm, the profit or loss on revaluation account is transferred to all the partners in a new profit sharing ratio. False. Old profit sharing ratio. Number 3, partnership firm cannot own any assets. False. It can own its assets. Partnership firm अपना assets own करता ही है यार, कर सकता है, right? Number 4. False. LLP Act 2008. LLP Act 2008, not Companies Act, sir. Good morning. When there is no partnership deed, when there is no partnership prevails, the interest on loan by a partner is to be paid at 6%. Interest on loan of a partner, true, 6%. Discuss the rules if there is no partnership agreement. क्या rules लिखोगे? सिर्फ 2 चीज लिखना है सर. इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बाकी एक लिख सकते हो. नो रेम्यूनरेशन, नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट कैपिटल, नो इंटरेस्ट ड्राइंग्स. वो भले लिख सकते हो. राइट?
चलो नेक्स्ट, द कंपनी अकाउंट्स बताइए. Debenture suspense account appears on the liability side of the balance sheet of a company. False. Liability side में आप माइनस क्या दिखाते हो? Actually it is again then दिखाते हो non current assets. Less क्या दिखा रहे? Liability side में शो नहीं कर रहे. बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था ये मैक्स लोग लिख लो भले. It's false. It's not true, right? That appears on the liability side balance sheet is false. Debenture suspense account appears on the asset side of the balance sheet under non-current assets. Right? Appears on the asset side of the balance sheet under non-current assets. Next. Preference shares वाले पोर्शन में जो अपना जो थ्योरी का जो पोर्शन फैक्ट इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह में टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा. नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंजॉय वोटिंग राइट्स. तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोटिंग राइट्स नहीं होता है ना, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स नहीं होता है. सो आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट, रीइश्यू फॉरवर्डेड शेयर्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बट नॉट अ सेल. ट्रू और फॉल्स? इट इज नथिंग बट क्या लिख रहा है? क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से. फॉल्स. अलॉटमेंट नहीं है, वो सेल है. क्यों? अलॉटमेंट तो पहले ही हो गया था. अलॉटमेंट तो पहले हो गया था. नोट कर लो इसको. फॉल्स. फॉल्स है क्या है? रीजन नोट कर लो. री इश्यू ऑफ फॉरवर्डेड शेयर्स इज नॉट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. Reissue of forwarded shares is not allotment of shares but only a sale because such shares have already been allotted earlier. Such shares have already been allotted earlier. Number 4. True or false? That's true, right? Except SWAT equity shares public को company shares discount पे issue नहीं कर सकता. Only SWAT equity shares can be issued. वो directors and employees को होता है, right? लिखा दे क्या? लिख लो. True. According to the Companies Act, a company cannot issue shares at a discount to the public in general. So shares can be issued at a discount. एक काम करो, shares can be issued at SWAT. shares का आगे SWAT लगा दो. SWEAT. SWAT equity shares can be issued. SWEAT. SWAT equity shares can be issued at a discount to the employees and directors. To the employees and directors. Clear? Next. Yes sir, your query please. जो public in general लिखा है ना, तो आंसर इज नहीं हो सकता है. पब्लिक इन जनरल में तक नहीं रहता तब पता लगा है, तब फिर वो हो जाता है, आंसर चेंज हो जाता हमारा, राइट ना. बिकॉज यहाँ पे पढ़ने बोल दी पब्लिक को. उसके बाद नंबर 5, इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अमाउंटिंग विद 5 lakhs एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ऑफ विच 35 lakhs आर appearing. द अकाउंटेंट कैन यूज द बैलेंस इन SPR टू राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. ट्रू. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है. कौन सा सर? SPR का बैलेंस जो कंपनी कहाँ यूज कर सकता है. सिर्फ 5 पर्पसेस है. JT मैट में भी बताया हुआ है, इंस्टीट्यूट के मैट में भी है. सिर्फ 5 पर्पस है जहां पे SPR का पैसा कंपनी यूज कर सकता है. तो ऑब्वियसली प्रीमियम एक्सपेंस के लिए यूज होता है. दैट्स ट्रू. नेक्स्ट, अ पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस इन द कंपनी कैन नॉट होल्ड इक्विटी शेयर्स इन द सेम कंपनी सिंस द कंपनी हैज एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट. सॉरी, दैट्स आल्सो सेपरेट क्वेश्चन. थोड़ा टाइपो एरर हो गया. मतलब ये क्वेश्चन यहीं तक ही है. अ पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस इन द कंपनी कैन नॉट होल्ड इक्विटी शेयर्स इन द सेम कंपनी. फॉल्स. हो ही सकता है. इक्विटी शेयर भी हो सकता है, साथ साथ प्रेफरेंस शेयर भी हो ही सकते हैं. और ये फिर सेपरेट क्वेश्चन है सिर्स, मतलब ये नंबर 7 हो जाएगा देखा जाए तो, राइट. Since company has existence independent of its members, it continues to be in existence despite the death, insolvency or change of its members. True. Perpetual existence, perpetual succession, right? Reissue of forfeited shares is allotment of shares but not a sale. Again same question repeat है. चलो नेक्स्ट. इनके बाद एक और आया फ्लोटिंग चार्ज. व्हाट इज फ्लोटिंग चार्ज? एनीवन बताए थे आप लोग को. ये वर्ड मैंने यूज किया था क्लास कराते टाइम. डिबेंचर्स कैरी अ फ्लोटिंग चार्ज. वर्ड याद आ रहा है? डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड ऑन करंट एसेट्स.
फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज है चार्ज ऑन करंट एसेट्स। एक होता है फिक्स चार्ज, जो फिक्स एसेट्स के ऊपर में होता है। बुक खोलिए फटाफट, देखिए बुक के अंदर मिलेगा फ्लोटिंग चार्ज। डिबेंचर्स वाले चैप्टर में आओ, आई होप यू विल बी गेटिंग इट। इंस्टीट्यूट का एसएस का मैथ देखो 3.51, अच्छा 3.5 के अंदर में पॉइंट नंबर 1 में देखो मिला है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज इज ऑन द करंट एसेट्स ऑफ कंपनी। ऐसा एसेट्स जो कि रोटेटिंग नेचर का, चेंजिंग नेचर, लाइक व्हाट? स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, इनके ऊपर सिक्योर्ड होता है डिबेंचर्स नॉर्मली। दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग चार्ज। एक बार के लिए फटाक से रीड कर लो। गिव द बुक, आई जस्ट सिट आउट फॉर एवरीवन, थैंक यू। गिव द पेंसिल एज वेल। सिक्योरिटी टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स मिला, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स अलग अलग सिक्योरिटी टाइप सिक्योर डिबेंचर मिला, उसको पढ़ना पड़ेगा ना, उसके अंदर मिलेगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं एक पॉइंट वाइज मिल जाएगा। these debentures secured by a charge on some or all assets of the company. There are two type of charges, एक है fixed charge, दूसरा है floating charge. A fixed charge is a mortgage on specific assets. These assets cannot be sold without the consent of the debenture holders. The sale procedure of these assets applies for the first for repaying debenture holders. Floating charge generally covers all assets of the company, including the future ones. तो ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया, लिख लो थोड़ा सा आप, या तो वहीं पे। अच्छा टर्मिनोलॉजीज में दिया हुआ है क्या? स्टार्टिंग में फर्स्ट मॉड्यूल में टर्मिनोलॉजीज में मिल जाएगा, देखो ध्यान से रीड कर लो। फ्लोटिंग चार्ज बेसिकली किस पे होता है क्या पता है? करंट एसेट्स। अब उसे दो चार नाम लिख दो क्या? डेटर, स्टॉक, कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, ये सब के ऊपर में होता है। टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में मिलेगा देखो। नेक्स्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ है अपने। फीस रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट एज इट इज ऑफ अ रिकरिंग नेचर। ट्रू या फॉल्स? ऑब्वियसली दैट इज फॉल्स, राइट? दैट इज नॉट ऑफ अ रिकरिंग नेचर, दैट इज non-recurring in nature, so it's not a revenue receipt, it's a capital receipt. कोई शक किसी को यहाँ तक? ये एंटायर क्वेश्चन का कलेक्शन है जो अभी तक आया हुआ, बट ऑब्वियसली इसको छोड़े कुछ और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। बट अगर अब चैप्टर का कॉन्सेप्ट इन डेप्थ क्लियर है ना, तो मेजॉरिटी चैप्टर में तो दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग वाला चैप्टर जो मैंने बताया वो कैपिटल एंड रेवेन्यू, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ये चैप्टर्स एंड बेसिक्स वाला ट्रायल बैलेंस, टाइप्स ऑफ एरर्स, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी मैंने आपको बताई वो जरूर से कर लेगा। सो दिस विल हेल्प यू एटलीस्ट स्कोरिंग दैट 20 and 20 दैट क्वेश्चन। क्लियर? आप बाकी कोई और आपको चाहिए कोई और चैप्टर्स के बारे में, तो लेट मी नो, या कोई और सब्जेक्ट के बारे में। आई होप आज की क्लास का जो मैंने प्रयास किया है, जो कोशिश की है आपको हेल्प करने की, वो आपके लिए सही मायने में फायदेमंद रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। अगर एक्चुअल में हेल्पफुल है, डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन की और किन चैप्टर्स का वीडियो चाहिए, और मेरा वादा है आपको हर उस चैप्टर का वीडियो आपको मिलेगा। हर एक चैप्टर का वीडियो आपको मैं दूंगा। आप जस्ट कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स लिख दो कि सर हमें इस चैप्टर के ऊपर में इस टॉपिक के ऊपर में वीडियोस चाहिए, और ये गौतम सर का वादा है कि आपको वीडियोस मिलेगा। सी यू विद अ डिस्टिंक्शन इन द सीए फाउंडेशन एट 10th। विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, लव यू ऑल।